6 नवंबर की रात को कश्मीर की जंग आज़ादी के बड़े बड़े जुगादरी लीडर बड़ी उम्मीदें लिए जनरल तारिक के मकान पर बैठे थे। ये लोग हर सूरत में जिहाद जारी रखना चाहते थे, जबकि हुकूमत की फौज को सख्ती से गैर जानिबदार रहने की हिदायत भी पेश नजर थी। इन कश्मीरी लीडरों को किसी ऐसे फौजी की तलाश थी जो अपनी जान और मुस्तकबिल दाव पर लगाकर उनके मजलूम मुसलमान भाइयों की मदद को आगे बढ़े और पठानों के खाली करदा महाज को संभाले। ये लोग इससे पहले आर्मी के करीबन सभी सीनियर कमांडरों से मजलूम कश्मीरियों की मदद करने की अपील कर चुके थे और अब हर तरफ से मायूस होकर इस बख्तावर जर्नैल के पास आ गए थे जो अपने खूने जिगर से तारीख के औराक पर वो लहू रंग कहानी लिख रहा था जो नस्लें अपनी आने वाली नस्लों को तबर्रुकन मुंतकिल किया करती हैं। वो सब उसकी तरफ देख रहे थे और आखिर हवा की लहरों में इर्तियाश पैदा हुआ। जनरल तारिक ने चट्टान के से मजबूत अज़्म से उन्हें मुखातिब करके उनके मुर्दा चेहरों पर जिंदगी की लहर दौड़ा दी। उसने कहा, मैं जाऊंगा वहां, मैं लड़ूंगा, मैं अकेला ही लड़ूंगा, खुदा की कसम, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है। भारतीय फौज को आजाद कश्मीर पर कब्जा नहीं करने दूंगा। और फिर 7 नवंबर की शाम एक स्टेशन वैगन जो जनरल तारिक का हेडक्वार्टर भी थी और जिसमें एक वायरलेस सेट, 2 रज़ाकार सिग्नल्स और कैप्टन तस्कीनुद्दीन मौजूद थे, तारीख हुर्रियत का नया बाब रकम करने के लिए महाज की तरफ रवाना हो गई। इनके संग संग उन हजारों लाखों मजबूर और बेकस इंसानों की दुआएं भी थी जो अपने प्यारों को शहीद करवा के जाने कब से किसी तारिक बिन ज़ियाद के मुंतजिर थे। तारिक बिन ज़ियाद का सिपाही जनरल तारिक उनके दिलों को एक वलवला ताज़ा बख्शता मैदान कारज़ार की तरफ रवाना था। उड़ी वो लोग आधी रात के बाद पहुंचे थे। फजा में मौत का सा सन्नाटा तारी था। भारतीय बम्बारों ने सारा इलाका खंडर में तब्दील कर दिया था। एक मकान भी ऐसा नहीं था जिसकी छत उनकी वहशियाना बमबारी से महफूज रही हो। एक जगह जनरल तारिक को कुछ लारियां खड़ी दिखाई दी। करीब ही झोंपड़ियों में कबायली लश्कर मुकीम थे। जनरल को मेजर खुर्शीद की तलाश थी जो यहाँ से कभी का गायब हो चुका था। यहाँ पहुंचकर ताज़ा तरीन इत्तला मिली कि रातों रात एक भारतीय ब्रिगेड बारामूला पहुंच गया है, जिसका फासला यहाँ से बमुश्किल 30 मील था। लेकिन ये 30 मील मुकम्मल पहाड़ी इलाका था जिसके ऐन दरमियान से एक सड़क गुजर कर ऊड़ी तक आती थी। ऐसा इलाका कबायली जंगजुओं के लिए बिल्कुल मुनासिब था। सड़क दोनों तरफ से बंद थी। एक तरफ तो दरख्तों और झाड़ियों से अटी हुई पहाड़ियां थीं, जबकि दूसरी तरफ तेज रफ्तार जेहलम की सरकश मौजें। दरिया पर एक पुल ऊड़ी से करीबन 15-16 मील दूर बना हुआ था, लेकिन पैदल गुजरकर फौजी गाड़ियां और भारी असलहा यहां से पार नहीं उतारा जा सकता था। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी और रास्ते में जगह जगह रस्सों के बने हुए झूलानुमा पुल मौजूद थे। हर पुल पर दुश्मन के लिए रुकावट खड़ी की जा सकती थी। पहाड़ियों की चोटियों पर पिकेटों के साथ एडवांस करना भारतीय लश्कर के बस का रोग नहीं था, क्योंकि कबायलियों की मौजूदगी में पिकेटें बांधना मुमकिन नहीं था। इसके लिए बेतहाशा नफरी दरकार थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों को मरवा कर एडवांस किया जा सके। जनरल ने जहां रुककर वक्त जाया करने की बजाय फौरन और रातों रात आगे बढ़कर रास्ते में आने वाले एक अहम पुल को उड़ाने का प्रोग्राम बनाया ताकि दुश्मन की पेशकदमी रुक जाए और उन्हें दिफाई मोर्चाबंदियां कायम करने की मोहलत नसीब हो। यहाँ डायनामाइट तो न मिल सका, अलबत्ता पेट्रोल के चंद कनस्तर हाथ लग गए। जनरल ने किसी न किसी तरह वहाँ साबिका INA इंडियन नेशनल आर्मी के रजाकार जो जिहाद कश्मीर में शामिल थे इकट्ठे किए और बेसरो सामान रजाकारों के इस मुख्तसर सेक्शन के साथ पुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रातों रात दुश्मन के गश्ती दस्तों की आंखों में धूल झोंक कर ये लोग आखिर पुल तक पहुंच ही गए। जनरल ने सबसे पहले बढ़कर एक गेंदती उठाई। उसके साथ ही बाकी मुजाहिदीन गेंदतियां संभालते हुए पुल पर टूट पड़े और सुबह होने से पहले उन लोगों ने वहां इतना बड़ा शगाफ डाल दिया जिसके नतीजे में पुल पर से गुजरना मुमकिन नहीं रहा था। लेकिन पुल के नीचे से जो नाला गुजरता था वो इतना गहरा नहीं था कि दुश्मन के लिए मौसर रुकावट बन सकता। जनरल तारिक ने यहाँ चंद रजाकारों को बिठा दिया। वापसी पर जनरल ने दिफाई मोर्चों के लिए मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब भी कर लिया और ऊड़ी वापस पहुंच कर जनरल ने किसी न किसी तरह टेलीफोन के पुराने तार जो अभी सलामत थे जोड़े और सवाती फौज को बजरिया टेलीफोन मदद का पैगाम भी भेजा। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब मिला कि यहाँ से सवाती फौज का कमांडर फौज समेत वापस जा चुका है। जनरल बेबसी से हाथ मलने के सिवा और क्या करता, मगर उसने फिर भी हिम्मत न हारी और एक आदमी सवात की तरफ भेज दिया जो यहाँ से 300 मील दूर था कि किसी न किसी तरह उन लोगों को रजामंद करके वापस ले आओ। उस तरफ कुमक के लिए आदमी दौड़ाकर जनरल तारिक फिर कबायलियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। जैसे ही उसने उन लोगों से अपना तारुफ करवाया, उन्होंने जनरल पर तनकीदी सवालात की बौछार कर दी। वो सच कह रहे थे कि पाकिस्तान ने उन्हें कुर्बानी के बकरे बनाकर यहाँ भेज दिया है और खुद पाकिस्तानी फौज उन्हें एक तोप भी नहीं दे सकी। जनरल ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो लोग ना सियासत और मक्कारी करते थे, न ही सियासत और मक्कारी पर यकीन रखते थे। तारिक बिन ज़ियाद का सिपाही अकेला रह गया। उसके साथ सिर्फ 7 मुजाहिद थे। जनरल का स्टाफ ऑफिसर और सिग्नल्स वायरलेस समेत वापस जा चुके थे।
12 सदियां पहले जिब्राल्टर के साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जहाज चलाकर मौत या फतह का नारा लगाया था। जनरल तारिक भी अपनी कश्तियां फूंक कर यहाँ आया था और वो आबरूमंदाना वापस जाना चाहता था। यूं बुज़दिलों की तरह मैदान छोड़ देना उसके असलाफ की रिवायत न थी। उसने अपनी मुख्तसर सी फौज का जायजा लिया, जो पाक फौज के एक मेजर, 2 रिटायर्ड साबिक INA के सूबेदारों, लतीफ़ अफगानी नामी एक सियासी कारकुन, 2 ड्राइवर, बावर्ची, 3 सिविलियन और उनके बड़े भाई पर मुश्तमिल थी, और दर्जन राइफलें और एक मशीन गन इस फौज का असलहा था। ये थी वो मुख्तसर और नामुकम्मल जमीयत जिसके साथ जनरल तारिक भारतीय फौज के एक ब्रिगेड से टकराने का फैसला कर चुका था। उसने बड़े जज्बाती लहजे में अपने सिपाहियों से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यूं वापस जाने के लिए नहीं आया। उनमें से एक ने भर्राई हुई आवाज में कहा, हम सब यहीं एक साथ मर जाएंगे, हम सब। उनका सेक्शन कमांडर लक्ष्मण दास महाराजा की फौज का साबिका सूबेदार आगे ट्रक में हिंदू ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। बाकी तमाम सेक्शन पीछे सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। शेरू के पहलू में मौजूद गुलाम मोहम्मद भी महाराजा की फौज का साबिका हवालदार था, लेकिन थोड़े ही अरसे की मुलाकात में उसने शेरू को अपना मोतक़िद कर लिया था। वो बज़ाहिर तो अनपढ़ नजर आता था, लेकिन उसकी बातें बड़े पढ़े लिखे आलिमों जैसी थीं। उसने खामोशी तोड़ी, बोला, मैं पिछले हफ्ते जम्मू से वापस आया हूँ। शेरू के मुंह से निकला, फिर? उसने कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम हो कहाँ के रहने वाले। शेरू का ख्याल नबी खान की तरफ चला गया, जिसने रवानगी के वक्त उसे इस बात की ताकीद की थी कि वो अपने पूंछ के साथियों के अलावा और किसी को अपना राजदार न बनाए। शेरू ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैं पूंछ से आया हूँ। गुलाम मोहम्मद को हैरत हुई, बोला, पूंछ से? तुमसे किस गधे ने कहा था यहाँ श्रीनगर आने के लिए? उधर मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाते। उसके लहजे में हिक़ारत थी। शेरू ने कहा, नौकरी की तलाश में आया था। गुलाम मोहम्मद बोला, फिर तो तुम बहुत मुतमईन हो गए होगे ये नौकरी पाकर। शेरू ने मौजू बदलना चाहा, कहा, तुम जम्मू की क्या बात कर रहे थे? उसने ठंडी सांस भरी, बोला, हाँ जम्मू। उधर जम्मू के सारे सूबे में तुम्हें शायद ही कोई मुसलमान जिंदा मिलेगा। जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रामनगर और रियासी के शहरों में हिंदुओं ने भारतीय फौज की मदद से उन्हें चुन चुन कर मार डाला है। वो मुजफ्फराबाद और बारामूला की शिकस्त का बदला ले रहे हैं, और अब तो वहाँ हिंदू ही हिंदू रह गए हैं। कितने बेवकूफ हैं हम लोग जो उन्हें अपने मुसलमान भाइयों से सुलह सफाई की तलकीन करते जा रहे हैं। फिर उसने शेरू की तरफ झुककर उसके कान में सरगोशी की, कहा, सुनो, वहां सुलह सफाई और भाईचारे के लिए अब हिंदुओं के दरमियान कोई मुसलमान बाकी ही नहीं बचा। ये नारा अब खोखला और बेबुनियाद बन चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी अकीदे श्रीनगर ही में पनप सकते हैं, जहां शेख अब्दुल्ला सादाल्लाह मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भेड़ों के रेवड़ की तरह जिस तरफ चाहे हाँक कर ले जाए, वहां जम्मू में अमन अमन की रट बेमानी है। शेरू ने इंतहाई जब्त का मुजाहरा किया, बोला, चाचा गुलाम मोहम्मद, मैं सीधा सादा सिपाही हूँ, कोई सियासी लीडर नहीं कि तुम्हारी बातों की तह तक पहुंच सकूं। मेरा काम सिर्फ हुक्म की तामील करना है और बस। जम्मू में क्या हुआ, बटोट में क्या हुआ, मुझे इन बारीकियों का क्या पता। हवालदार गुलाम मोहम्मद ने जैसे उसकी बात अनसुनी की, बोला, और हाँ याद रखो, नफरत का रद्द अमल सिर्फ नफरत होता है, नफरत। जब बटोट पहुंचकर ये मुसलमान बेचारे अपने भाइयों का हाल देखेंगे तो हिंदुओं के लिए इनके दिल में नफरत का जज्बा और मुस्तहकम हो जाएगा, और ये नफरत सिर्फ जम्मू या बटोट के नहीं, सारे कश्मीर के हिंदुओं के लिए होगी। तब क्या करेगा ये शेख अब्दुल्ला, शेरे कश्मीर? शेरू बिलाखिर फट पड़ा, बोला, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हो? सेक्शन के बाकी तमाम होम गार्ड्स उन्हें चौंक कर देखने लगे। हवालदार गुलाम मोहम्मद की आवाज बुलंद हो गई। वो अपने अंजाम से बेखबर नजर आ रहा था। बोला, सुनो, तुम सुद्धन हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहां तुम्हारा कबीला हिंदुओं के साथ जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहा है, और तुम यहाँ मुंह उठाकर अमन कायम करने आ गए हो। शेरू मुस्कुरा कर चुप हो रहा। नासरी नाले के पास पहुंचकर ट्रक रुक गया। शायद उनका सेक्शन कमांडर पुल का जायजा लेना चाहता था। गुलाम मोहम्मद ने फिर कहना शुरू किया, वक्त की बात है, यहीं 25 अक्टूबर को महाराजा को भी, जो श्रीनगर से भागकर जम्मू जा रहा था, रुकना पड़ा था। उसने शायद इसी जगह खड़े होकर पोठोहार से आने वाले सिखों से कहा था कि खालसो, राज हाथ से जा रहा है। और जानते हो खालसा जी ने राज दरबार को बचाने के लिए क्या कहा था? उसने शेरू के कंधे पर हाथ मारा, जो तरपाल को एक तरफ हटाकर बाहर का जायजा ले रहा था। बोला, उन्होंने उस रोज बटोट में पहला फसाद किया और बेखबर और निहत्ते मुसलमानों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी के सिखों ने अपना सारा गुस्सा बटोट के मुट्ठी भर बेगुनाह मुसलमानों पर निकाला। अब वहां क्या रह गया है? हवालदार गुलाम मोहम्मद खामोश हो गया। उसने लक्ष्मण दास को अपनी तरफ आता देख लिया था। शायद वो उन लोगों को ताज़ा हिदायत देने आ रहा था। उसने आकर कहा, तुम लोग जरा वार्म अप कर लो, हम यहाँ 5-10 मिनट ठहरेंगे। तमाम लोग एक एक करके नीचे उतर आए और हाथ पैर हिलाकर अपने जमे हुए आसाब और जिस्मों को हरारत पहुंचाने लगे। इस सेक्शन में सिर्फ यही 3 आदमी, ड्राइवर, लक्ष्मण दास और गुलाम मोहम्मद, उनके लिए अजनबी थे।
बाकी तमाम लोग वही थे जो पूंछ से अपने सर हथेलियों पर रख कर आए थे। वो सब शेरू के सिर्फ एक इशारे पर किसी भी लम्हे कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। शेरू ने बटोट से पहले ही कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था। अगर गुलाम मोहम्मद उनके साथ नहीं था तो वो उनकी मुखालिफत भी नहीं कर सकता था। उन्हें यही मिशन सौंपा गया कि ट्रक पर कब्जा करके अपनी असलियत छुपाते हुए वो लोग बटोट में मौजूद भारतीय फौज पर नकब लगाएं। ये 10 मिनट शाम को पूरे हुए। बाद में बटोट पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ खुसूसी हिदायत के तहत रोका गया था, क्योंकि अभी मकामी हिंदुओं और सिखों के लिए बटोट के निवाही देहातों में शिकार मौजूद था और वो लोग दौरान शिकार होम गार्ड्स के इस सेक्शन को, जिसमें ज्यादा तादाद मुसलमान सिपाहियों की है, यहाँ बुलाकर कबाब में हड्डी बनाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। शाम के गहरे साए बटोट की नहूसत को 4 चांद लगाने के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने दामन में समेट रहे थे। अभी उन लोगों ने नासरी नाला अबूर किया ही था जब अचानक ट्रक एक धचके से रुक गया। किसी नादीदा खतरे का एहसास होते ही तमाम सिपाही फुर्ती से छलांगे लगाकर नीचे उतर आए। बाहर नीम तारीकी में एक दहशतनाक मंजर उनका मुंतजिर था। सड़क के किनारे खून में लिथड़ा हुआ एक बच्चा गिरा हुआ था और एक नीम पागल औरत को एक बूढ़े कश्मीरी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जो ड्राइवर और लक्ष्मण दास पर झपट रही थी। उन दोनों की आंखों से शोले निकल रहे थे। हवालदार गुलाम मोहम्मद उनके दरमियान से निकलकर आगे बढ़ा। बोला, क्या बात है? उसने कश्मीरी जबान में उन्हें मुखातिब किया। दोनों मकामी देहाती लग रहे थे। बूढ़े ने सहमी सहमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, पागल है ये, आप लोग जाओ। औरत गला फाड़ फाड़ कर लक्ष्मण दास की तरफ उंगली से इशारा करके चिल्लाने लगी, मार डाला, जालिमों ने मार डाला। उधर भदरवा में मेरी बेटी छीन ली, यहाँ इसने मेरा बच्चा मार डाला। बूढ़े ने उसके मुंह पर हाथ जमा कर उसकी आवाज बंद कर दी। खौफ और दहशत से उसका रंग पीला पड़ रहा था, जबकि औरत बिफरी हुई शेरनी नजर आ रही थी। मामला सबकी समझ में आ गया। उस बदनसीब की लड़की को वहां बेआबरू करके कत्ल कर दिया गया था और जब ये जान बचाकर श्रीनगर की तरफ भाग रहे थे तो ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से इसके बच्चे को मार डाला। सूबेदार लक्ष्मण दास उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बकती है साली कहकर उसने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और औरत पर गोली दाग दी। बैक वक्त 2 फायर हुए थे। एक गोली लक्ष्मण दास के पिस्तौल से निकली और पागल औरत के सीने में लगी, जिसे बूढ़े कश्मीरी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उसके हाथ खून में भीग गए। दूसरा फायर हवालदार गुलाम मोहम्मद ने किया। गोली सूबेदार लक्ष्मण दास की पुश्त पर लगी और वो मुंह के बल आगे जा गिरा। इससे पहले कि वो मामले की नौयत जान सकते, शेरू ने गन का बोल्ट गिरने की आवाज सुनी। उसके साथ ही दूसरा फायर हुआ और गोली लक्ष्मण दास की खोपड़ी को तोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। ट्रक ड्राइवर ने अपनी स्टेन गन सीधी की ही थी कि शेरू की गन से निकली गोलियों ने उसे चाट लिया। सभी लोग भौंचक्के से वहां खड़े थे। ये सारा अमल इतनी तेजी से और अचानक अंजाम पाया कि किसी को अपनी जगह से हिलने की मोहलत भी न मिली। सबसे पहले शेरू ही उस औरत पर झुका जो अब बूढ़े कश्मीरी के हाथों से निकलकर जमीन पर जा पड़ी थी। उसका मुंह खुल गया था और आंखें खौफ से फटने को आ रही थी। इससे पहले कि कोई सिपाही अपनी बोतल से पानी उसके मुंह में टपकाए, एक हिचकी ने उसकी सांसों के तारोपोद को बिखेर दिया। शेरू ने हवालदार गुलाम मोहम्मद के कंधे पर हाथ रख कर अपनी तरफ मुखातिब किया। बोला, बखुदा बेगैरतों के लिए पूंछ की सरजमीन भी तंग न थी कि हम यहाँ चले आए। हम लोग यहाँ आए हैं तो इसलिए कि जिस हद तक मुमकिन हो दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं और ये तहरीक सिर्फ पूंछ तक ही महदूद न रहे, सारे कश्मीर में फैल जाए। चाचा गुलाम मोहम्मद ने उसे ऐसी नजरों से देखा जिनमें बैक वक्त मोहब्बत और अकीदत की लपटें उठ रही थी। वो बोला, मैं फौज से रिटायर हो चुका हूँ बेटा, लेकिन अभी इन हाथों में इतना दम है कि ये बढ़कर दुश्मन का गला घोंट सके। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं पूंछ की माओं पर सलामती भेजता हूँ जिन्होंने कश्मीर को ऐसे बेगैरत सपूत दिए। मुझे कभी पीछे न पाओगे। शेरू ने गुलाम मोहम्मद को बाकी मुजाहिदीन की तरफ से भी मुतमईन कर दिया। बोला, ये सब हमारे साथी हैं और पूंछ से हम इकट्ठे आए हैं। बूढ़े कश्मीरी की दाढ़ी भी आंसुओं से भीग रही थी। वो सिसकियां लेकर रो रहा था। कभी वो बेबसी से रोते रोते बच्चे की लाश पर नजर डालता, कभी पागल औरत की लाश पर, और बच्चों की तरह सिसकने लगता। फिर अचानक जैसे उसे चुप लग गई। उसने फटी हुई मैली कुचैली कमीज के पल्लू से अपना चेहरा साफ किया और उठ खड़ा हुआ। उसने शोले बरसाती नजरों से शेरू को मुखातिब किया। बोला, मैं राइफल चलाना जानता हूँ। शेरू ने लक्ष्मण दास और ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए अहकामात जारी किए। इसे एक वर्दी दे दो, दोनों लाशें दफन कर दो और इन दोनों को उठाकर उन खड्डों में फेंका। अच्छी तरह तलाशी ले लेना। मरने वालों में से एक की राइफल और गोलियों का पट्टा उसने बूढ़े कश्मीरी को थमाते हुए कहा, हम इन दोनों का इंतकाम भारतीय फौज से जरूर लेंगे। बाखुदा उन्हें ऐसे हजारों मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। सिपाहियों ने दोनों लाशें कुदालों से गड्ढे खोद कर वहां दफन कर दी और बाकी दोनों को गहरी खाई की नजर कर दिया। उन सब की कमान अमलन शेरू के हाथ में थी, जिसे हालात ने चंद महीनों में ही एक आम से नौजवान से एक पुख्ता कार सिपाही बना दिया था।
उसने अपने दो रोया कतारों में खड़े होम गार्ड्स पर नजर डाली और उनसे मुखातिब हुआ। दोस्तों, हम पूंछ से जो अज़ाइम लेकर निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरे करने का मौका हमें मिल रहा है। आओ खुदा के हुजूर दुआ करें कि वो हमें अपने मकसद में कामयाबी नसीब करे और हम सुरखरू होकर घरों को वापस लौटें। उसके साथ ही उसने अपने जवानों को लक्ष्मण दास और सिख ड्राइवर की मौत के मुतल्लिक वो कहानी समझाई जो उन लोगों ने आगे बयान करनी थी। ड्राइविंग सीट हवलदार गुलाम मोहम्मद ने संभाली और ट्रक बटोट की तरफ रवाना हो गया। अहकामात के मुताबिक उन लोगों ने श्रीनगर से आने वाली सड़क पर शहर के बाहर ही बने डाक बंगले में कयाम करना और अमन व अमान कायम करने में मकामी पुलिस का हाथ बटाना था। वो अपना राशन अपने हमरा लेकर आए थे। डाक बंगले पर मौजूद इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार उनका मुंतजिर था। शेरू ने अश्वनी कुमार के पूछने से पहले सारी कहानी सुना दी। बोला, नासरी नाला अबूर करते हुए हम पर अचानक हमला हुआ और हमारे संभलने से पहले ही लक्ष्मण दास और ड्राइवर मारे गए। मेरा नाम प्रताप ठाकुर है और मैं ही इस सेक्शन का कमांडर हूँ। अश्वनी कुमार बोला, कौन थे हमलावर? यहाँ से तो कोई। वो कुछ कहते कहते चुप हो गया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। शेरू को बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी। उसने एक लम्हे के लिए अश्वनी कुमार की आंखों में झांका जो उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं पा रहा था। शेरू बोला, ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं इंस्पेक्टर। हमारा दर्द सर है कि वो कौन थे। मेरे ख्याल में शायद वो हमलावर तखरीबकार थे। अपनी कही हुई बात का रद्द-ए-अमल तलाश करने के लिए उसने दोबारा इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की आंखों में झांका। अश्वनी कुमार ने हैरत से कहा, लेकिन यहाँ? शेरू ने मजीद गुफ्तगू से बचने के लिए कहा, अच्छा इंस्पेक्टर, जय हिंद। मुझे अपने जवानों के लिए लंगर का इंतजाम भी करना है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। अश्वनी कुमार के मुंह से निकला जय हिंद और वो बंगले की तरफ जाते शेरू को देखने लगा।